पूस की रात। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी बचपन में आपने खूब पढ़ी होगी। चलिए इनको ताजा किया जाए। हल्कू ने आकर अपनी पत्नी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। यह सुनकर पीछे मुड़कर बोली, 3 ही तो रुपए है, अगर उन्हें दे दोगे तो कंबल कहां से आएगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उसे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। यह सुनकर हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। वह सोचने लगा, पूस सर पर आ गया है, कंबल के बिना घर में रात को वह किसी तरह नहीं सो सकता। लेकिन सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमाएगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों मरेंगे, बला तो सर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपनी भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम पर बिल्कुल सूट नहीं करता था, पत्नी के पास आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, भला तो छूटे, कंबल के लिए दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके सामने से दूर हट गई और आंखें दिखाते हुए बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन सा उपाय करेंगे? कोई खैरात देगा कंबल, न जाने कितनी बाकी है, जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए मैं रुपए नहीं दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो फिर क्या करूं, गाली खाऊं? मुन्नी गुस्से से बोली, गाली क्यों देगा, उसका राज है। लेकिन यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। मुन्नी ने जाकर आले में से रुपए निकाले, लाकर हल्कू के हाथ में देती हुई बोली, लो ये रखो और छोड़ दो खेती। मजदूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो नहीं रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वह उसी में झोंक दो, ऊपर से धौंस। हल्कू रुपए लेकर वहां से चला गया, मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी का एक एक पैसा काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार को दबाता जा रहा था। पूस की अंधेरी रात थी, आकाश में तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे उख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खाट पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन से चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे, तो यहां क्यों आया है? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहां हलवा पूरी खाने आ रहा हूं, दौड़े दौड़े आगे चले आए, अब रो नानी के नाम अपने। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूं कूं की दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमाई लेकर चुप हो गया। उसकी शाम बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूं कूं से नींद नहीं आ रही। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ पर सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, वरना ठंडे हो जाओगे। ये रांड पछुआ न जाने अब कहां से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका, अब खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। यह कहकर हल्कू उठा और गड्ढे से जरा सी आग निकालकर चिलम भरने लगा। हल्कू ने चिलम पीते हुए जबरा से कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बहल जाए। आज तो जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा नहीं लगेगा। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और यह निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब की सो जाऊंगा। लेकिन एक क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, लेकिन जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे गोद में चिपटाए हुए सुख का अनुभव कर रहा था, जो इधर महीनों में उसे नहीं मिला था। जबरा शायद समझ गया था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता से गले नहीं लगाता।
वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई फुर्ती पैदा कर दी। जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी, वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत फिर से दौड़ पड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू कर दिया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छुपा लिया। फिर भी ठंड कम नहीं हुई। ऐसा जान पड़ता था कि सारा खून जम गया है, धमनियों से रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर भर से ज्यादा रात बाकी है। हल्कू के खेत से एक गोली के टप्पे पर आम का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में आम की पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां इकट्ठा करूं और उन्हें जलाकर खूब आग तपूंगा। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। लेकिन अब तो बैठे नहीं रहा जाता। यह सोचकर उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए। उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बाग की तरफ चल गया। जबरा ने उसे आते देखा तो उसके पास आकर दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बाग में पत्तियां बटोर कर आग तपे। कांटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो रात काफी है। यह कहकर हल्कू जबरा को लेकर बाग की ओर चल दिया। बाग में बहुत अंधेरा था और अंधेरे में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चल रहा था। वृक्षों में ओस की बूंदें टप टप टपक रही थी। तभी एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कितनी अच्छी खुशबू है जबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी मिल गई थी। वह उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। कुछ ही देर में उसने पत्तियों का ढेर लगा दिया। ठंड के मारे उसके हाथ पांव ठिठुर गए थे। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देना चाहता था। कुछ देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भगाने लगी। उस स्थिर प्रकाश के बगीचे में विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते मानो उस अथाह अंधकार में अपने सिरों को संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो, तेरे जी में आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय पर्व को हृदय में छुपा नहीं सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब तो ठंड नहीं लग रही ना। जबरा ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। अगर यह उपाय पहले सोचा होता तो इतनी ठंड क्यों खाते। हल्कू ने कहा, अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा दारू नहीं करूंगा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई होगी। यह कहता हुआ वह उछल के अलाव के ऊपर से निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी लेकिन वह कोई बात नहीं थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। तब हल्कू ने उसे कहा, चलो आग के ऊपर से कूद कर आओ। जबरा कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, लेकिन एक क्षण में फिर आंख बंद कर लेती। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म आग के पास बैठा हुआ गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, लेकिन जो जो ठंड बढ़ती जाती उसे आलस्य दबाए लेता था। तभी जबरा भौंकता हुआ खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा लगा कि जानवरों का कोई झुंड उसके खेत में आ गया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें कान में साफ सुनाई दे रही थी। फिर ऐसा लगा कि वह खेत के चर रही है। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। तब उसने मन ही मन कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई भी जानवर खेत में नहीं घुस सकता। वह उन्हें नोच कर मार डालेगा। कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा। अब तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। शायद मुझे धोखा हुआ। फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा लेकिन उसके पास नहीं आया। फिर तभी हल्कू के खेत के चरे जाने की आहट मिली।
अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसे दंदाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ता था। वह अपनी जगह से नहीं हिला। फिर उसने जोर से आवाज लगाई। यह आवाज सुनकर जबरा भौंकने लगा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार थी, कैसी अच्छी खेती थी, लेकिन ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू अब पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला ही था, तभी अचानक हवा का ऐसा ठंडा, चुभने वाला, बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर से बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंड देह को गरमाने लगा। जबरा लगातार भौंके जा रहा था। नील गाय खेत का सफाया कर रही थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्य अतान ने रस्सियों की भांति उसे चारों ओर से जकड़ रखा था। फिर वह उसी गर्म राख के पास चादर ओढ़कर सो गया। प्रातःकाल जब उसकी नींद खुली तो चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। मुन्नी की बात सुनकर हल्कू उठ बैठा और बोला, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मंडिया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना बनाते हुए कहा। मुन्नी, मैं मरते मरते बचा और तुझे अपने खेत की पड़ी है? मेरे पेट में इतना दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। फिर दोनों खेत की डांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मंडिया के नीचे चित लेटा पड़ा है। ऐसा लगता है जैसे मर गया हो। खेत की दशा देखकर मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी, लेकिन हल्कू खुश था। मुन्नी उदास होकर बोली, अब मजदूरी करके माल गुजारा करना पड़ेगा। हल्कू ने प्रसन्न होकर कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी और मेरे बताने का ढंग आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आगे भी ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।